नमस्ते दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि मुक्तिबोध जिस सफलता की बात कर रहे थे, वह बाहर से चमकदार लेकिन भीतर से मनुष्य विहीन थी। आज इसी कविता के दूसरे हिस्से में कवि खुद सामने आते हैं, अपने डर के साथ, अपने विरोध के साथ और अपने सवालों के साथ। अब यह कविता सिर्फ समाज पर नहीं, खुद कवि की आत्मा पर भी सवाल करती है। क्या कहते हैं कवि? कवि कहते हैं, मुझको डर लगता है मैं भी तो सफलता के चंद्र की छाया में घुघू या सियार या भूत नहीं कहीं बन जाऊं। उनको डर लगता है, आशंका होती है कि हम भी जब हुए भूत, घुघू या सियार बने तो अभी तक यही व्यक्ति जिंदा क्यों? उसकी वह विक्षोभी संपीड़ित आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? मरकर जब भूत बने, उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाए तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। इसलिए उनका और मेरा यह विरोध चिरंतर है, नित्य है, सनातन है। उनकी उस तथा कथित जीवन सफलता के खपरेलों छेदों से, खिड़की की दरारों से आती जब किरणें हैं सज्जन तो सज्जन वे लोग अचंभित होकर उन दरारों को, छेदों को बंद कर देते हैं, इसलिए कि वे किरणें उनके लेखे उनकी उनके लेखे ही आज कम्युनिज्म है, गुंडागर्दी है, विरोध है, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी। मुझको डर लगता है। कवि को क्या डर लग रहा है? मैं भी तो सफलता के चंद्र की छाया में घुघू या सियार या भूत नहीं कहीं बन जाऊं। यहाँ मुक्तिबोध बहुत ईमानदार हो जाते हैं। वे कहते हैं, मुझे भी डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं मैं भी उसी सफलता की जो चांदनी है, चकाचौंध है, उसमें कहीं बह ना जाऊं, उसमें कहीं खो ना जाऊं और अपनी इंसानियत ना खो दूं। उनको डर लग रहा है कवि को, क्योंकि देखो, जहां जहां दबाव है, जहां 100 लोग उस चकाचौंध में, वहां आप एक हो और आप उससे कैसे बच निकलोगे? आप कैसे खुद को बचाओगे? तो वो अपना डर बता रहे हैं कि मुझे भी डर लगता है। डर इस बात का कि कहीं मैं भी उस सफलता की चांदनी में अपनी इंसानियत ना खो बैठूं, कहीं मैं भी चालाक, स्वार्थी या संवेदनाहीन ना बन जाऊं, कहीं मैं भी चालाक, स्वार्थी और संवेदनाहीन ना बन जाऊं। यहाँ मुझे एक बात याद आती है कि अक्सर क्या होता है, हमने ये सुना होगा कि देखो, वो अगर चालाकी करेंगे तो हम भी चालाकी करेंगे, वो ऐसा करेंगे तो हम भी ऐसा करेंगे। जब वो हमें नहीं पूछते तो हम क्यों नहीं पूछे? तो ये सिलसिला है ना, वो खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से यही चीज चल रही है। अगर सामने वाले बुरे हैं या सामने वाले अलग हैं, तो आप ये कर सकते, या तो आप उनसे अलग हो जाइए, अदरवाइज आप खुद से समझौता नहीं कर सकते। आपकी जो ईमानदारी, आपकी जो सिद्धांत है, जो आपकी थिंकिंग है, अगर आप भी जो सामने हैं उनके जैसा बिहेव करेंगे तो वो चीज जो जो एक अच्छी चीज जो आपकी तरफ से चली आ रही है, वो वहां से भी खत्म हो जाएगी और फिर दुनिया में संवेदना कहीं बचेगी ही नहीं। अगर उन्हें संवेदना नहीं है तो क्या आपके अंदर भी संवेदना नहीं होगी? अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या आप भी ऐसा करोगे? नहीं, आपको अलग जाना होगा। अगर आप उनके प्रति संवेदना नहीं करेंगे तो वो चीज ही खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। जानती हूँ बहुत दबाव होता है जहां पे 100 लोग एक जगह खड़े हों और आप अकेले खड़े हो। आज मुक्तिबोध भी इसी अपना ये डर बता रहे हैं, कहीं कहीं मैं बहक ना जाऊं, कहीं मैं उस चकाचौंध में ना चला जाऊं और उसके लिए मैं अपने सिद्धांत, अपने मूल्य और अपनी ईमानदारी और अपनी संवेदना और अपनी इंसानियत को कहीं खो ना दूं, तार तार ना कर दूं। उन्हें डर है, उन्हें बहुत ज्यादा डर है। उसकी वह विक्षोभी उसकी वह विक्षोभी संपीड़ित आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? मरकर जब भूत बने, उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाए तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। क्या कहते हैं वो कहते हैं फिर जीवित क्यों रहती है? मेरी आत्मा दुखी है,
दबी हुई है लेकिन मरी नहीं है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत दुखी हूं, सच में मैं बहुत दुखी हूं। मेरी आत्मा बहुत टूट चुकी है और बहुत बुरी तरह से घायल भी है, दबी हुई है, कुचली हुई है, लेकिन मरी नहीं है। सांस ले रही है अभी, वो मरी नहीं है। उनकी जो अंतरात्मा है वो मरी नहीं है, डरी भी नहीं है, लेकिन दुखी है। आत्मा दबी हुई है, कुचली हुई है, मरी नहीं है। और यही बात सिस्टम को सबसे ज्यादा खटकती है। मतलब कि उन उनके आसपास जो सिस्टम है ना, वो कह रहा है कि भैया हम तो बदल गए, हमने तो समझौता कर लिया, हम तो बन गए होशियार, हमने तो अपनी ईमानदारी उस पे हमने तो अपनी ईमानदारी रख दी, हमने तो अपने सिद्धांत मूल सब एक तरफ रख दी, ये अकेला कैसे बचा है। उन्हें वो बात खटक रही है। मुक्तिबोध कहते हैं कि वो जो सिस्टम है ना, उनको मेरा ऐसा होना खटक रहा है, मैं कैसे बच गया, ये क्यों हमारे जैसा नहीं बना। मरकर जब भूत बने उसकी वह आत्मा प्रसाद जब बन जाए, तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। यहाँ पर वो व्यंग करते हैं। व्यंग तो आप जानते हैं ना, व्यंग मतलब कटाक्ष करना, कोई गहरी संवेदनशील बात को इस तरीके से मजाकिया अंदाज में कहना कि सीधे सामने वाले के हृदय पे चोट करे। तो व्यंग क्या है कि अगर मैं भी मरकर उनकी तरह भूत बन जाऊं, अब देखो वो क्या करते हैं कि भाई अगर मैं भी मरकर भूत बन जाऊं उनकी तरह, तो फिर सब साथ नाचेंगे ना। फिर हम सब साथ नाचेंगे, मैं भी भूत बन गया, वो भी भूत बन गया। मतलब जब तक कोई सवाल करता है वह दुश्मन है, अगर किसी ने सवाल कर लिया तो वो दुश्मन हो गया, और अगर वो चुपचाप है ना तो वो बहुत शरीफ है, बहुत बढ़िया है, और हम तो उसको फिर अपना यार मानेंगे। वही बात हो गई। तो कहते हैं कि अगर मैं भी मरकर उनकी तरह भूत बन जाऊं, तो फिर सब साथ नाचेंगे। जब तक कोई सवाल करता है, मतलब जब तक कोई सवाल करता है वह दुश्मन है, और जब चुप हो जाता है तो अपना है। एक शब्द में कहूं तो वह अपना है। इसलिए 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 क्या इसलिए उनका और मेरा यह विरोध चिरंतर है, नित्य है, सनातन है। अब वो कहते हैं इसलिए और केवल इसलिए उनका और मेरा यह जो विरोध है ना, वो चिरंतर है, नित्य है, सनातन है। यह यह सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अब आप जरा इस बात को समझिए, मुक्तिबोध सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं है, यह एक संघर्ष है संवेदनशील आत्मा और स्वार्थी सफलता के बीच का है। ये जो विरोध है ना, जो विरोध आप देख रहे हैं, जो निरंतर चल रहा है, नित्य चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा, ये है मेरी उनकी जो संवेदनशील आत्मा है, जो उनकी आत्मा संवेदनशील है, हर चीज को लेके जल उठती है। जहां कुछ गलत हो रहा है वो उनकी आत्मा चीखती है, चिल्लाती है, और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ता। वो बहुत स्वार्थी इंसान है, उनके अंदर तो ईमानदारी ही नहीं है, उनके अंदर तो सिद्धांत ही नहीं है, उनके अंदर तो संवेदना ही नहीं है। तो ये लड़ाई एक संवेदनशील आत्मा की बनाव संघर्ष, एक स्वार्थी सफलता के बीच है। या फिर इसको इस तरह कहें कि संवेदनशील आत्मा और संवेदनहीन आत्मा जो मर चुकी है, उनके बीच का ये संघर्ष है जो चलता आ रहा है और हमेशा चलता रहेगा। जी हाँ, हमेशा चलता रहेगा। उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता के खपरेलू छेदों से क्या कहते हैं वो यहाँ पर मुक्तिबोध जी कहते हैं कि उनकी सफलता की जो इमारत है ना, वो पूरी नहीं है, उसमें दरारें हैं, उसमें छेद हैं, और उन्हीं छेदों से सच की किरणें भीतर आती हैं, और उन्हीं छेदों से क्या होती है, सच की किरणें भीतर आती हैं। उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता के खपरेलो छेदों से, खिड़की की दरारों से आती जब किरणें हैं, तो सज्जन वे लोग अचंभित होकर उन दरारों को, छेदों को बंद कर देते हैं, इसलिए कि वे किरणें उनके लेखे ही आज
कम्युनिज्म है, गुंडागर्दी है, विरोध है, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी। अचंभित होकर उन दरारों को बंद कर देते हैं वो लोग। जैसे ही सच अंदर आता है वे उसे तुरंत बंद कर देते हैं, क्योंकि सच उनके लिए खतरा है। क्योंकि सच उनके लिए क्या है? खतरा है। कम्युनिज्म है, गुंडागर्दी है, विरोध है। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है? जो भी सवाल उठाए, जो भी विरोध करे, उसे बदनाम कर दिया जाता है, नाम दे दिए जाते हैं ताकि सच की आवाज दब जाए। नाम दे दिए जाते हैं ताकि सच की आवाज दब जाए। मैं पुकार कर कहता हूं, सुनो सुनने वालों, पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, पशुओं के राज्य में, देखिए यहाँ पर पशुओं शब्द का यूज किया है उन्होंने, कि पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, उसमें खड़ा है घोर स्वार्थ का प्रभीय काय बरगद एक विकराल। मैं पुकार कर कहता हूं, सुनो सुनने वालों। मतलब कवि सीधे हमें संबोधित करते हैं, हम लोगों को, हमें, आपको, सभी को संबोधित करते हैं और कहते हैं जैसे मंच से उतरकर उससे आंखें मिलाकर कह रहे हो। अब ध्यान से सुनो। पशुओं की राज्य में घोर स्वार्थ का प्रभीम काय बरगद। अब एक बहुत बड़ा प्रतीक आता है। यह पशुओं का राज्य असल में अमानवीय समाज, पशुओं से मतलब एक अमानवीय समाज, जहां इंसानियत नहीं है, जहां मानवता नहीं है, अमानवीय समाज। उसमें खड़ा है स्वार्थ का विशाल बरगद, उसमें खड़ा है स्वार्थ का विशाल बरगद। उसके पत्तों क्या कहते हैं? उसके विद्रुप सत्य शाखा व्यूह निहित पत्तों के घनीभूत जाले हैं, जाले हैं। तले में अंधेरा है घंघोर। वृक्ष के तने से चिपट बैठा है, खड़ा है कोई पिशाच, एक जबरदस्त मरी हुई आत्मा का, वह तो रखवाला है घुग्गू के, सियारों के, कुत्तों के स्वार्थों का। और उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है पूनों की चांदनी, सफलता की, भद्रता की, श्रेय प्रिय सत्य शिवम संस्कृति की, खिलखिलाती पूनों की चांदनी, खिलखिलाती पूनों की चांदनी। घनीभूत जाले हैं, मतलब इस बरगद की जो शाखाएं हैं वो इतनी फैली हुई हैं कि नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। मतलब सिस्टम इतना बड़ा है कि सच तक रोशनी पहुंचती ही नहीं, सच तक रोशनी पहुंचती ही नहीं, इतना अंधेरा है। मतलब इतनी भद्रता है, इतनी निरंकुशता है, इतनी सभ्यता है। वह तो रखवाला है घुग्गू के, सियारों के। वह जो सत्ता है ना, स्वार्थियों की रखवाली करती है। सच बात है, जो सत्ता है ना वो स्वार्थियों की रखवाली करती है। जो चालाक है, जो निर्दयी है, वही सुरक्षित है। जी हाँ, वही सुरक्षित है। और उस जंगल में फैली है पूनों की चांदनी, सफलता की। यही सबसे बड़ा व्यंग है। कहते हैं जहां पे इतनी निर्दयता है, निर्दयी लोग हैं, जहां इतना चालाकपंती है, वही लोग सुरक्षित भी हैं, और स्वार्थी लोग मजे में हैं। और वहां पर सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे बड़ा जो व्यंग उन्होंने किया है यहाँ पर, कि वहीं पर क्या है? पूनों की चांद, जहां सच की किरण नहीं पहुंच रही ना, वहां पर पूनों की चांदनी है। आप सोच रहे हो, फैली है वहां पूनों की चांदनी, सफलता की। यही सबसे बड़ा व्यंग है। इतने अंधेरे, इतनी अमानवीयता के ऊपर सफलता की चांदनी चमक रही है। सुंदर लगती हुई लेकिन झूठी, सुंदर है लेकिन झूठी है वो, झूठी है वो।
अगर कहीं सच तुम, ये लाइन देखिए जरा, अगर कहीं सच तुम पहुंच ही वहां गए तो घुघू बन जाओगे, सियार बन जाओगे। अगर कहीं सचमुच तुम पहुंच गए तो तुम घुघू बन जाओगे, सियार बन जाओगे। आदमी आदमी कभी भी आदमी कभी भी फिर कहीं भी ना मिलेगा तुम्हें पशुओं के राज्य में। जो पूनों की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे लिए। पहुंच ही वहां गए तो घुघू बन जाओगे। कवि चेतावनी देते हैं कि अगर तुमने उस चांदनी को सच मान लिया तो तुम भी इंसान नहीं रहोगे। जी हाँ, तुम भी इंसान नहीं रहोगे। आदमी कभी फिर आदमी कभी फिर कहीं भी ना मिलेगा तुम्हें। और यह अंतिम चोट मारते हैं और कहते हैं जब इंसान मर जाता है भीतर से तो शरीर जिंदा रहकर भी आदमी नहीं रहता। शरीर जिंदा रहकर भी आदमी नहीं रहता। इसलिए उन्होंने कहा है कि पशुओं का राज्य, पशुओं के राज्य में फैली है पूनों की चांदनी। नहीं वह तुम्हारे लिए और नहीं वह हमारे लिए। और कविता यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि यह सफलता हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है संघर्ष, सवाल, ढेर सारे सवाल और जिंदा आत्मा। हमारे लिए ये सफलता नहीं है, हमारे लिए क्या है? संघर्ष है, सवाल है और जिंदा आत्मा। तो दोस्तों, मुक्ति बोध की यह कविता हमें क्या सिखाती है कि सफल होना जरूरी नहीं है, इंसान बने रहना जरूरी है। जो सफलता आत्मा को मार दे वह सफलता से भी खतरनाक है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो सफलता आत्मा को मार दे वह असफलता से भी ज्यादा खतरनाक है। आप सोचिए कि अगर इंसान के अंदर इंसानियत ही नहीं रहेगी और आप चारों तरफ ऐसे लोगों को देख रहे हैं जहां भरमार है पैसों की, ऐशो आराम की, वो आपके संग क्या करेंगे? जी हाँ, वो आपके संग क्या करेंगे? उनके अंदर दया नहीं होगी, उनके अंदर मानवता नहीं होगी, वो पशु बन चुके होंगे। उनके अंदर आत्मीयता नहीं होगी, क्या करेंगे वो आपके साथ? तो मुक्ति बोध को नहीं चाहिए ऐसी सफलता। अगर उनकी आत्मा मर जाएगी, उनकी अंदर की आत्मा मर जाए, उनके अंदर की इंसानियत मर जाए, तो उन्हें नहीं चाहिए ऐसी सफलता। अगर आपको यह व्याख्या आपके भीतर कुछ जगा गई हो तो वीडियो को साझा करें, क्योंकि ऐसी कविताएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती हैं। अभी ये कविता पूरी नहीं हुई है, हम मिलेंगे इसके भाग 3 में। तब तक आप इंतजार करिए। नमस्कार, धन्यवाद।